नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीटी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। भारत के मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई ने भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और अन्य गणमान्य व्यक्तियों का अभिवादन किया। शपथ ग्रहण के बाद सीजेआई बीआर गवई ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। गवई देश के पहले बौद्ध सीजेआई और अनुसूचित जाति के दूसरे न्यायाधीश हैं। अरुणाचल प्रदेश में जगहों के नाम बदलने की चीन की कोशिश पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताते हुए एक बार फिर चीन को कड़ी फटकार लगाई। विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन लगातार अरुणाचल प्रदेश में जगहों के नाम बदलने की व्यर्थ और बेतुकी कोशिशें कर रहा है। अपने सैद्धांतिक रुख के अनुरूप हम ऐसे प्रयासों को खारिज करते हैं। कांस्टेबल पूनम कुमार शॉ को आज सुबह अटारी वाघा सीमा पर बीएसएफ द्वारा पाकिस्तान से वापस लाया गया है। कांस्टेबल शॉ 23 अप्रैल को फिरोजपुर सेक्टर में ऑपरेशन ड्यूटी के दौरान गलती से पाकिस्तान की सीमा में चले गए थे, जहां पाक रेंजर्स ने उन्हें हिरासत में ले लिया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीडीएस समेत तीनों सेना के प्रमुखों से मुलाकात की है। इस दौरान राष्ट्रपति ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की सफल कार्रवाई और सशस्त्र बलों की वीरता और समर्पण की सराहना की। देश भर में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। आज इस यात्रा का दूसरा दिन है। तिरंगा यात्रा का उद्देश्य सशस्त्र बलों का सम्मान करना और राष्ट्र प्रेम और एकता का संदेश जन जन तक पहुंचाना है। भारतीय सशस्त्र बलों ने 6 और 7 मई की दरमियानी रात को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। लगभग 23 मिनट तक चले इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया और 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसमें उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी रहे मौजूद। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाली गई। भारत सरकार ने नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में कार्यरत एक पाकिस्तानी कर्मचारी को भारत में अपने आधिकारिक दर्जे के अनुरूप गतिविधियों में शामिल होने के कारण अवांछित व्यक्ति घोषित किया है। पाकिस्तान उच्चायोग के अवांछित कर्मचारी को 24 घंटे के भीतर भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी को इस आशय का एक डिमार्श जारी किया गया है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद की कार्रवाई से भारत के डिफेंस सिस्टम को देखकर दुनिया हैरत में है। चर्चा है कि भारत ने पाकिस्तान की कई स्ट्रैटेजिक लोकेशन, 8 एयरबेस समेत 13 टारगेट पर सटीक निशाना कैसे लगाया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी तरह से एआई से चलने वाला ऑटोनॉमस डिफेंस सिस्टम आकाश 3 ने पाकिस्तान के हर नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया था। यह कंट्रोल रूम, रेडार्स और एयर डिफेंस गन्स को रियल टाइम पिक्चर उपलब्ध कराता है, जिसमें कोऑर्डिनेटेड एयर डिफेंस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। देश का रक्षा बजट बीते 12 वर्षों में 2 गुने से ज्यादा बढ़ा है, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाने, सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। रक्षा बजट 2013-14 में 2.53 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 6.81 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि रणनीतिक सुधारों, प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी और इनोवेशन ने स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने की पहल में अपना योगदान दिया। भारत अब एक आयात निर्भर सैन्य शक्ति से आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन निर्माण की ओर तीव्र गति से बढ़ रहा है। देश में बनाए गए रक्षा उपकरण करीब 100 देशों को निर्यात किए जा रहे हैं। भारत की रक्षा क्षमताओं को वैश्विक स्तर पर मान्यता मिली है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पहलगाम हमले और उसके बाद उपजे हालात पर एक लेख लिखा है। इस लेख में उन्होंने पहलगाम नरसंहार को भारत की अंतरात्मा पर हमला बताया।
ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न देश भर में मनाया जा रहा है। इसी के तहत देश भर के रेलवे स्टेशनों को तिरंगे की रोशनी से सजाया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर तस्वीरें साझा कर इसकी झलक दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदमपुर एयरबेस पर वायुसेना के जवानों से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने श्रीनगर में नया कार्यालय स्थापित किया है। जम्मू कश्मीर सरकार के साथ 3 राष्ट्रीय जलमार्गों चिनाब नदी, झेलम नदी और रावी नदी पर नदी नौवहन बुनियादी ढांचे के विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने आज श्रीनगर के लाल चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। तिरंगा लेकर लोगों ने पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। मध्य प्रदेश में उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मचारियों को आपदा प्रबंधन के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया गया। असम पंचायत चुनावों में शानदार जीत हासिल की है, जिससे राज्य में उसका राजनीतिक प्रभुत्व मजबूत हुआ है। असम के पंचायत चुनावों में एनडीए गठबंधन ने 376 जिला परिषद सीटों में से 300 सीटें हासिल की हैं और 76% से अधिक वोट शेयर हासिल किया। पंचायत चुनाव के नतीजों पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य के लोगों का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के विकास एजेंडे के लिए स्पष्ट समर्थन के लिए असम के लोगों का आभार व्यक्त करते हुए एक्स पर लिखा कि असम की प्रगति को बढ़ावा देने के लिए हमारे प्रयास पूरे जोश के साथ जारी रहेंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि एक चुनाव गलती से जीतने के बाद कांग्रेस घोड़े बेचकर सो जाती है, लेकिन बीजेपी 365 दिन जनता की सेवा के लिए समर्पित है। देश में जम्मू कश्मीर का कठुआ पहला ऐसा जिला बन गया है जहां अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रहने वाले स्थानीय लोगों के लिए पिछले 6 से 7 सालों में 2000 से अधिक फैमिली बंकर बनाए गए हैं। इन बंकरों का महत्व और उपयोगिता हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखने को मिली। केंद्र सरकार की ओर से स्थानीय लोगों को ध्यान में रखकर इन बंकरों का निर्माण किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास ऐसे 600 और बंकरों का निर्माण तुरंत शुरू किया जा रहा है। साथ ही आपातकालीन समय में सभी सीमावर्ती गांवों को तुरंत अलर्ट करने के लिए केंद्रीकृत स्वचालित सायरन प्रणाली भी स्थापित की जा रही है। पूर्व रक्षा सचिव अजय कुमार को संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अजय कुमार ने 23 अगस्त 2019 से 31 अक्टूबर 2022 तक रक्षा सचिव के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम से तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई। पंजाब में पठानकोट कैंट रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार कर जम्मू कश्मीर पुलिस को सौंपा। संदिग्ध के बारे में पंजाब पुलिस को जम्मू कश्मीर पुलिस से सूचना मिली थी। पंजाब के अमृतसर में जहरीला शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने ऊटी के सरकारी अस्पताल का किया दौरा। बर्ड फ्लू के कारण कानपुर प्राणी उद्यान को अगले आदेश तक पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के अखनूर में स्थिति सामान्य लग रही है। रात के दौरान किसी ड्रोन या गोलीबारी की सूचना नहीं मिली है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस और राष्ट्र प्रथम की नीति प्रधानमंत्री मोदी के कार्यदर्शन का हिस्सा है। भारत पाकिस्तान समझौते के बाद हज यात्रियों का दूसरा जत्था सऊदी अरब मक्का के लिए रवाना हुआ। आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन पर अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया। इस दौरान रेलवे स्टेशन के आसपास किए गए अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर के जरिए खाली कराया गया। मध्य प्रदेश के दमोह में एक व्यक्ति ने अपने परिवार को जहर देकर खुदकुशी कर ली। व्यक्ति हरियाणा के भिवानी जिले का रहने वाला था। दिल्ली के उत्तम नगर में बीएम गुप्ता अस्पताल के डेंटल विंग में आग लग गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। तमिलनाडु में ऊटी के नीलगिरी में ग्रीष्मोत्सव के अवसर पर बोट रेस का आयोजन किया गया। इस रेस में बड़ी संख्या में पर्यटकों ने भाग लिया और उत्सव का आनंद उठाते हुए दिखे। महाराष्ट्र के मुंबई स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाने के लिए तिरंगे के रंग की लाइटों से सजाया गया।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीमा पार से हुई गोलीबारी में वीरगति को प्राप्त हुए जवान राम बाबू सिंह का पार्थिव शरीर पटना हवाई अड्डे पर पहुंचा, जहां उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उरी के सलामाबाद में पाकिस्तान की ओर से हाल ही में की गई गोलीबारी से प्रभावित इलाकों का किया दौरा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा बोर्ड की 12वीं कक्षा की परीक्षा में टॉप करने वाले कैथल के अर्पणदीप सिंह को वीडियो कॉल पर बधाई दी। मौसम विभाग ने उत्तर पूर्व राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भारी बारिश की चेतावनी देते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। एक्सप्रेस 100 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को रखेंगे यूं ही जारी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को बढ़ाते आगे। शुरुआती कारोबार में हरियाली दिखाते हुए सेंसेक्स 281.43 अंक चढ़कर 81,429.65 अंक पर पहुंचा, जबकि निफ्टी 96.65 अंक चढ़कर 24,675 अंक पर पहुंच गया। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहे भारत में अब दुनिया की सबसे छोटी 3 नैनोमीटर की चिप तैयार होगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नोएडा और बेंगलुरु में जापानी कंपनी रेनेसास के साथ नए सेमीकंडक्टर डिजाइन केंद्रों का उद्घाटन किया। अनाज और शाक सब्जियों की कीमतों में नरमी के कारण भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति अप्रैल 2025 में गिरकर 3.16% पर आ गई। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अप्रैल के अनंतम आंकड़ों के अनुसार खुदरा मुद्रास्फीति दर लगातार 3 माह से 4% से नीचे बनी हुई है। रूसी तेल आपूर्ति को सुचारू रखने के लिए भारत ने 3 और रूसी बीमा कंपनियों को भारतीय बंदरगाहों पर आने वाले जहाजों के लिए समुद्री बीमा करने की मंजूरी दी है। इसके साथ ही भारत में अब जहाजों के लिए सुरक्षा और क्षतिपूर्ति कवरेज के लिए रूस की मान्यता प्राप्त संस्थाओं की संख्या 8 हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक यह कदम रूस को भारत जैसे प्रमुख बाजार में तेल आपूर्ति बनाए रखने में मदद करेगा। भारतीय जीवन बीमा निगम ने बताया कि अप्रैल में उसके नए व्यवसाय प्रीमियम में सालाना आधार पर 9.91% की वृद्धि हुई है। आनंद राठी शेयर एवं स्टॉक ब्रोकर्स ने 90.2 लाख रुपए भरकर सेबी के साथ मामले का निपटान कर लिया है। मामला KPIT शेयरों में फ्रंट रनिंग से जुड़ा हुआ है। बाजार नियामक सेबी ने आनंद राठी को मार्च 2024 में कारण बताओ नोटिस जारी किया था। अदानी डिफेंस ने ऑपरेशन सिंदूर की शानदार सफलता के लिए भारतीय सशस्त्र बलों की सराहना की है। इस ऑपरेशन से देश के नागरिकों और राष्ट्रीय मूल्यों की सुरक्षा और रक्षा करने के लिए संकल्प को मजबूती मिली है। भारत की दिग्गज नेचुरल गैस कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड ने यूएस में LNG आधारित परियोजना में 26% तक की हिस्सेदारी हासिल करने के लिए निविदा जारी की है। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट अपनाने और डेटा खपत में वृद्धि भारतीय दूरसंचार कंपनियों के एवरेज रेवेन्यू पर यूजर में वृद्धि के लिए संचलनात्मक चालक के रूप में उभर रहा है। भारत का उद्योग क्षेत्र 2035 तक कृषि क्षेत्र को पीछे छोड़कर GDP में 30 से 32% का बड़ा हिस्सा हासिल कर लेगा। इसी के साथ यह क्षेत्र मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के नेतृत्व में $3 ट्रिलियन के अवसर लाएगा। केंद्र सरकार ने जानकारी दी है कि देश के प्रमुख बंदरगाहों ने कार्गो हैंडलिंग में शानदार वृद्धि दर्ज करते हुए वित्त वर्ष 2025 में रिकॉर्ड 855 मिलियन टन का आंकड़ा छू लिया है।
भारत ने अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 के बीच कोयला आयात में 9.2% की गिरावट दर्ज की है। इस अवधि में 220 मिलियन टन से ज्यादा का कोयला आयात हुआ, जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह आंकड़ा लगभग 243 मिलियन टन था। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अपने कैबिनेट में फेरबदल की घोषणा की है। उन्होंने भारतीय मूल की अनीता आनंद को विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया है। यह कदम उन्होंने हाल ही में पुनः निर्वाचित लिबरल सरकार के गठन के तहत उठाया है। गजा में एक बार फिर हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इजरायल ने दक्षिणी गजा के यूरोपियन अस्पताल पर हवाई हमला किया। इस हमले में 28 लोगों की मौत हो गई है, वहीं कई लोग घायल हुए हैं। इजरायली रक्षा बलों ने दावा किया है कि अस्पताल के नीचे बने अंडरग्राउंड कमांड सेंटर में छिपे हमास आतंकियों को निशाना बनाकर हमला किया गया। अस्पताल में नर्सिंग विभाग के प्रमुख ने कहा कि अस्पताल के प्रांगण में कई जगह बम गिरे। अस्पताल में नर्सिंग विभाग के प्रमुख ने इसे एक बड़ी मानवीय त्रासदी बताया। मेडिकल स्टाफ ने मरीजों को अस्पताल में सुरक्षित स्थानों में शिफ्ट किया। वहीं इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि सेना आने वाले दिनों में पूरी ताकत के साथ गजा में प्रवेश करेगी। संयुक्त राष्ट्र ने सीरिया पर लगे प्रतिबंध को हटाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले का स्वागत किया। यूएन ने कहा कि अमेरिका के इस कदम से सीरिया में पुनर्निर्माण की राह खुलेगी। वहीं सीरिया के लिए संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष दूत गेयर पैटरसन ने मानवीय सहायता की दिशा में एक निर्णायक कदम बताया। उन्होंने बताया कि यह फैसला न सिर्फ स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी आवश्यक सेवाओं की बहाली में सहायक होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर फेडरल रिजर्व से ब्याज दरों में कटौती की मांग की है। उन्होंने कहा कि लगभग हर चीज की कीमतों में गिरावट आई है, इसलिए अब फेड को दरें घटानी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ब्याज दरों में कमी से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा, खासकर ऐसे समय में जब दुनिया के कई बड़े देश पहले ही दरें घटा चुके हैं। हालांकि फेडरल रिजर्व ने अब तक संकेत नहीं दिए हैं कि वह निकट भविष्य में दरों में कटौती करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सऊदी अरब यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच 142 अरब डॉलर का रक्षा समझौता हुआ। अमेरिका ने इस समझौते को इतिहास का सबसे बड़ा रक्षा समझौता बताया। वहीं सऊदी अरब ने अमेरिका में 600 अरब डॉलर का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनकी सऊदी अरब यात्रा दोनों देशों के बीच 80 वर्षों की साझेदारी का प्रतीक है। बांग्लादेश के चुनाव आयोग ने अपदस्थ पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की आवामी लीग का पंजीकरण निलंबित कर दिया है, जिससे पार्टी पर अगला राष्ट्रीय चुनाव लड़ने पर रोक लग गई है। आज थाईलैंड ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारत के लक्ष्य सेन, प्रियांशु राजावत, उन्नति हुडा, मालविका बंसोड़ और महिला युगल की गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जोली की जोड़ी अपने अभियान की शुरुआत करेगी। थाईलैंड ओपन के पुरुष सिंगल्स के पहले मैच में लक्ष्य सेन का सामना आयरलैंड के नहाट एनगुएन से होगा। वहीं आज प्रियांशु राजावत और इंडोनेशिया की अलवी फरहान भी आमने सामने होंगे। थाईलैंड ओपन के महिला एकल में मालविका बंसोड़ तुर्की की नेस्लिहान एरन के विरुद्ध अपने अभियान की शुरुआत करेंगी, जबकि उन्नति हुडा का सामना थाईलैंड की थामोन वान निथिटिकराई से होगा। थाईलैंड ओपन के महिला युगल में भारत की गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जोली का सामना मलेशिया की कार्मिन टिंग और ओंग जिन यी की जोड़ी से होगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना आईसीसी महिला वनडे रैंकिंग में दूसरे स्थान हासिल कर लिया है। स्मृति मंधाना ने आईसीसी महिला वनडे रैंकिंग में 727 रेटिंग अंक प्राप्त किए हैं और वह अब नंबर 1 बल्लेबाज लॉरा से केवल 11 अंक पीछे है। सेफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप में मेजबान भारत ने अरुणाचल प्रदेश के यूपिया में नेपाल को 4-0 से हराते हुए ग्रुप बी में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया। सेफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप में नेपाल के खिलाफ भारत की ओर से रोहन सिंह चफामायुम ने 2, जबकि ओमंग डोडम और डैनी मितेई ने 1-1 गोल कर भारत को जीत दिलाई। सेफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप में शुक्रवार को सेमीफाइनल में भारत का सामना ग्रुप ए के उप विजेता मालदीव से होगा, जबकि ग्रुप ए के विजेता बांग्लादेश का सामना नेपाल से होगा। विश्व के 5वें नंबर के खिलाड़ी जैक ड्रैपर इटालियन ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। जैक ड्रैपर ने प्री क्वार्टर फाइनल में कोरेंटीन मोटेट को 1-6, 6-4, 6-3 से हराया।
इटालियन ओपन के क्वार्टर फाइनल में जैक ड्रेपर का मुकाबला स्पेन के कार्लोस अल्कराज से होगा। स्पेन के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज भी इटालियन ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इटालियन ओपन के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में अल्कराज ने रूस के करेन खाचानोव को 6-3, 3-6, 7-5 से हराकर टूर्नामेंट के अंतिम 8 में जगह बनाई। रियो ओलंपिक 2016 में गोल्ड जीतने वाले अमेरिकी रेसलर काइल स्नाइडर को कोलंबस पुलिस ने प्रोस्टिट्यूशन के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। स्नाइडर के अलावा 15 अन्य लोगों को इस मामले में आरोपी बनाया गया है। रेसलर काइल स्नाइडर शुक्रवार रात को एक प्रोस्टिट्यूशन से जुड़े स्टिंग ऑपरेशन में फंसे थे। हालांकि पूछताछ के बाद स्नाइडर को मौके से ही छोड़ दिया। अब उन्हें 19 मई 2025 को अदालत में पेश होना होगा। दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म समारोह 78वां कान फिल्म फेस्टिवल शानदार अंदाज में शुरू हो चुका है। फिल्म महोत्सव में दुनिया भर से सितारों का जमावड़ा लगा हुआ है। फेस्टिवल के इतिहास में पहली बार किसी महिला द्वारा निर्देशित फीचर फिल्म के 78वें संस्करण की शुरुआत हुई है। एमिली बोनिन की ली वांडे महोत्सव की ओपनिंग फिल्म रही। भारतीय सिनेमा की विरासत को सम्मान देते हुए सत्यजीत रे की कालजयी फिल्म अरण्यर दिन रात्रि के रिस्टोर्ड वर्जन की विशेष स्क्रीनिंग होगी। वहीं राजस्थानी फिल्म ओमलो का भी कान फिल्म फेस्टिवल मार्केट में प्रीमियर होगा। निर्देशक नीरज घायवान की होम बाउंड अनसर्टेन रिगार्ड कैटेगरी में कंपीट कर रही है। विकी कौशल ने सोशल मीडिया पर भारतीय सेना की बहादुरी को सलाम करते हुए तस्वीरें शेयर की। प्रशांत वर्मा की आगामी बहुप्रतीक्षित फिल्म महाकाली की शूटिंग शुरू हो चुकी है। हाल ही में फिल्म की पूजा सेरेमनी की गई। बहुप्रतीक्षित हॉलीवुड फिल्म F1 का हिंदी ट्रेलर रिलीज हो चुका है। फिल्म में ब्रैड पिट एक F1 के रेसर के रूप में आएंगे नजर। फिल्म निर्माता सुभद्रा महाजन की फिल्म सेकंड चांस 3 जून को भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म सितारे जमीन पर का ट्रेलर रिलीज। फिल्म थिएटर में 20 जून को देगी दस्तक। वेब सीरीज हार्टबीट का दूसरा सीजन 22 मई को OTT पर होगा स्ट्रीम। और इसी के साथ एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।